नमस्कार, मैं मनीष कुमार। मेरे स्टूडियो में आज मेरे मेहमान हैं ऋषि कुमार। मैंने सुना है कि ये हर एक विषय के बारे में अपनी अनूठी राय रखते हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये सामाजिक परिदृश्य और शासन प्रशासन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद मनीष जी। देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब जो अब एक अपने जीवन की घटना से देना चाहता हूँ। मैंने एक बार एक सपना देखा। उसमें मैं देखता हूँ कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ और 22-23 साल का एक सरदार लड़का भी उस जंगल में घूम रहा है। मैं थोड़ा पास गया और मैंने उनसे पूछा कि जी जेंटलमैन, आप मुझे भगत सिंह जैसे लग रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, यार मैं भगत सिंह ही हूँ, मैं भगत सिंह के जैसा नहीं लग रहा हूँ। मैं थोड़ा चौंका। मैंने पूछा, जी कि आप तो मेरी जानकारी के अनुसार तो आप अंग्रेजों ने आपको फांसी दे दी थी। तो उन्होंने कहा था कि यार मेरी आत्मा भटक रही है और ये जो भारत देश का जो हाल है उसको देख के मेरे मन में बहुत पीड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम लोगों का दल बना था तो हम लोग एक सपना लेके चले थे कि जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो उस समय आदमी के द्वारा आदमी का शोषण बंद हो जाएगा या हो जाना चाहिए और एक कानून की नज़र में सभी समान हों, हर आदमी की मूलभूत समस्या जो थी वो पूरी हो। तो ये सपना लेके चले थे, परंतु आज मैं देखता हूँ तो बहुत बुरा हाल है। फिर मैंने उनको बोला कि जी अब तो भारत देश आज़ाद है, हम लोगों ने काफ़ी तरक्की भी कर ली है, तो हम लोग सरकार बनाते हैं, वोट डालने का हमारा अधिकार है, कानून का शासन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक बात तो तुम लोग जान लो पहले, सबसे पहले कि तुम लोग भ्रम में मत रहो, एक बात। और दूसरी बात जो है वो ये कायराना जो हरकत है आपकी उसको छोड़ो। अगर आपके जैसे भारत के लोग रहे होते 1947 से पहले तो भारत हो गया होता आज़ाद। फिर मैं थोड़ा चुप रहा। उन्होंने बोला, यार एक बात सुन मेरी बात। मैंने बताई जी। उन्होंने कहा कि आप लोग बोलते कि हम लोग सरकार बनाते हैं, आप लोग कोई सरकार नहीं बनाते। फिर मैंने पूछा, जी बताएं जी कैसे कैसे नहीं बनाते, वोट तो हम ही लोग देते हैं। उन्होंने कहा कि मानो आपके हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं ना। मैंने बोला हाँ। मानो कि कांग्रेस को आ जाती है 30 सीटें और भाजपा को आ जाती हैं 38 सीटें। अब होता क्या है, 8 एमएलए जो बीजेपी के हैं वो कांग्रेस में मिल जाते हैं, तो सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बन जाएगी सरकार। भारत के लोगों ने वोट किसके लिए दिया था? भाजपा के लिए दिया था। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपने तो भाजपा की सरकार बनाई थी ना हिमाचल में, बनी किसकी? कांग्रेस की। तो आपका वोट कहां गया? मैंने बोला, जी वो तो है, ऐसा है भारत में, क्या करें। उन्होंने बोला, यार एक और तुम लोग बात बोलते हो कि जी हम लोगों का हक है वोट डालना। तो वोट डालना कोई आपका हक नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। मैंने बोला, जी तो फिर भी तो राइट तो है ही। उन्होंने बोला, यार तुम लोग ना सुधरोगे नहीं कभी। अब एक बात बताओ, भारत में कितनी वोटिंग होती है? मैंने बोला, जी 80% हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो 20% लोग जो वोट नहीं डालते उनका क्या? उनके बिना बन जाती है ना सरकार। मैंने बोला, जी बन तो जाती है। अगर 70% वोट डाले तो बन जाएगी। मैंने बोला, जी बन जाएगी। अगर 10% भी वोटिंग हो जाए तो अब भी बन जाएगी। मैंने बोला, बन जाएगी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना। मैंने बोला, जी तो है। तो तुम लोग बोलते हो कि यार हम लोग वोट देते हैं, तुम्हारे वोट की कोई कीमत नहीं है। आप लोग एक काम करो कि आप लोग आंदोलन खड़ा करो, सरकार के ऊपर दबाव डालो और उनको बोलो कि भाई जब तक आप ऐसा कानून पास नहीं करते हो कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में, किसी विधानसभा के क्षेत्र में अगर 80% वोटिंग ना हो तो फिर वहां से कोई एमएलए ना हो, फिर उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके वोट की क्या कीमत। उस दिन एमएलए चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का, कोई भी हो, वो आपके सामने हाथ जोड़ेगा कि यार वोट देना भाई, किसी को देना, पर कम से कम 80% वोटिंग हो जाए। आपको वो लोग गाड़ी से भी लेके जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी वोट की कीमत है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको बुरा नहीं लगा जब आपको भगत सिंह जी ने कायर कहा? देखिए, मुझे बुरा नहीं लगा,
मैंने ये सोचा कि जो आदमी भारत देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ सकता है तो वो ठीक ही बोल रहा होगा। हालांकि उनकी बात मुझे कुछ समझ में भी आ रही थी। एक बात और उन्होंने मुझसे बोली थी कि तुम लोग बोलते हो कि तुम लोग वोट देते हो और किसी को जिता देते हो, किसी को हरा देते हो। मैंने बोला हाँ जी, वो तो होता ही है, आपको पता ही है इलेक्शन होता है। एक बात बताओ, अगर कोई हारा हुआ सांसद कल को गवर्नर बन जाता है, फिर आपने तो उसको हरा दिया था, उसका क्या हुआ? वो तो फिर सांसद से भी ऊपर हो गया ना, वो तो क्या। और अगर वो हारा हुआ एमएलए या हारा हुआ एमपी राज्यसभा से चुन के आ जाए तो सरकार ने तो आपके सिर के ऊपर बिठा दिया ना उसको। तो आपके वोट डालने का, आप बोलते हो कि वोट डाला हो, आपके वोट डालने का कोई हक है? आपके वोट की कोई कीमत है? वो तो है, वो कीमत तो नहीं है। और आप लोग बोलते हो ना कि कानून जो है समान है, कानून की नजर में सभी समान है। कोई समान नहीं, आपके लिए कानून अलग, दूसरे के लिए अलग। मैंने बोला जी नहीं, कानून तो है। एक बात, किसी को थप्पड़ मारोगे केस बन जाएगा? मैंने बोला बन जाएगा अगर कोई कंप्लेन करे, अगर कोई कंप्लेन करे तो बन जाएगा, बन जाएगा। एक बात, हिमाचल प्रदेश में एक कानून है कि तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब 6 महीने में निशानदेही की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें। मैंने बोला जी वो तो है। और तकसीम की एप्लीकेशन को, पार्टीशन की एप्लीकेशन को 9 महीने में करेंगे। मैंने बोला जी वो तो, ऐसा तो कानून है। अगर वो नहीं करते तो कोई कानून में उनको कोई सजा है? मैंने बोला कोई सजा नहीं है उनको, तो फिर कानून की नजर में कैसे समान हो गए आप लोग? उसके बाद एक बात और उन्होंने मुझसे पूछी कि बताओ कि अगर किसी भी विभाग में क्लर्क लगना हो तो क्या चाहिए? मैंने बोला जी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, टेस्ट देना पड़ता है। बोला अच्छा ठीक है। अगर उसी डिपार्टमेंट में, उसी विभाग में मंत्री बनना हो तो? मैंने बोला जी तो एमएलए चाहिए। क्रिमिनल चलेगा? मैंने बोला चलेगा। अनपढ़ चलेगा? मैंने बोला वो भी चलेगा। अपराधी चलेगा? मैंने बोला वो चलेगा। तो शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री, अपराधी चल सकता है, अनपढ़ चल सकता है, परंतु क्लर्क नहीं चल सकता। बड़ी हद है यार। और आप लोग बोलते हो कि कानून का शासन है। मैंने बोला ये वो तो है, वो परेशानी तो है। तो भाई आवाज बुलंद करो, नहीं तो ये लोग आपके तो ऐसे ही व्यवहार करें। एक बात उन्होंने मेरे से और पूछी कि जब भी गाड़ी खरीदते हो तो उसी वक्त 15 साल का रोड टैक्स दे देते हो? मैंने बोला जी हाँ, हिमाचल में तो ऐसा ही है। पर रोड मिलता है क्या? उसकी गारंटी है कोई? मैंने बोला रोड की तो कोई गारंटी नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। तो जब तुम रोड देते हो, टैक्स देते हो, रोड नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार को आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। सरकार आपको रोड दे ना दे उसकी मर्जी पर, आप उसकी दिया पर निर्भर हो। ठीक है? तो कानून का राज हुआ? मैंने बोला जी कानून का राज तो नहीं हुआ। एक बात और बताओ कि अगर आम आदमी कोई गलती कर देता है, किसी को थप्पड़ मार देता है, छोटा मोटा क्राइम कर देता है, केस बनता है उसके? बनता है। इस देश में नोटबंदी हुई, भारत देश में कितने आदमी मरे? मैंने बोला जी लगभग 100 से ऊपर तो मरा ही है। तो किसी के ऊपर केस बना? नहीं बना। तो कैसे बोल सकते हो कि कानून सबके ऊपर समान है? सरकार के ऊपर कोई कानून नहीं है, हजारों आदमी मर जाए, आप किसी को थप्पड़ मार दो तो केस बन जाता है। जी हाँ वो तो है। एक बात उन्होंने मुझसे और पूछी कि अगर एक एमएलए 2 साल एमएलए रह जाए तो सारी उम्र के लिए पेंशन है? मैंने बोला वो तो है। और मूलभूत सुविधाएं उसको और भी मिलती हैं, जैसे बसों में फ्री होते हैं, ट्रेनों में फ्री होते हैं। मैंने बोला ऐसा मैंने सुन रखा है। और अगर एम्प्लॉय 20 साल भी नौकरी करे? मैंने बोला जी हाँ, अब तो बंद कर दी सरकार ने, पेंशन बंद कर दी, तो कैसे वो बराबर? एमएलए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आम जनता, सभी के ऊपर कानून जो वो अलग अलग तरीके से लागू होता है कि नहीं? मैंने कहा। एक और बात उन्होंने मुझे कही कि एक बात बताओ कि भाजपा के 8 एमएलए कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बना देते हैं, तो वो चीज जो 8 एमएलए का जो एक्ट एंड कंडक्ट है वो धोखाधड़ी और विश्वासघात में आता है? मैंने बोला जी वो तो आता है। उनके ऊपर कभी केस बना? मैंने बोला जी अब तक तो हमने नहीं सुना। तो क्या उनके लिए कानून? कोई कानून नहीं है।
आम आदमी के लिए कानून है। मैंने बोला जी अब तो है तो ऐसा ही। तो ये लोग तुम भूल जाओ, तुम लोग को जो कायराना जो स्वभाव है तुम्हारा वो उसको छोड़ो और अपनी आवाज बुलंद करो। मेरा आपसे एक और सवाल है, तो क्या आपने भगत सिंह से पूछा नहीं कि महात्मा गांधी जी ने आपको फांसी से क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल मैंने पूछा था। मैंने पूछा था जी कि आज भारत देश में आजकल मैं सुनता हूँ कि आपको महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया बात सुनो, ये जो महात्मा गांधी और हमारा जो महात्मा गांधी का मुझे बचाना, ये कुछ बात जचती नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का रास्ता और था, मेरा रास्ता कुछ और था। हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते को पसंद नहीं करते थे और महात्मा गांधी हमारे रास्ते को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम लोग एक साथ नहीं थे। और महात्मा गांधी की जब और क्वेश्चन रहा आपका कि जी बचाया नहीं, तो मैं बचना ही नहीं चाहता था उसको, मैं फांसी पर ही चढ़ना चाहता था। वो जो फांसी पर चढ़ने का जो फैसला था वो मेरा अपना था। मैंने बोला था कि भैया हम लोग जो है, हमारे दल में जो डिसीजन हुआ था कि हम लोग जो है वो बम फेंकेंगे और उसके बाद सरेंडर कर देंगे। तो जहां तक बात है कि जी महात्मा गांधी ने मुझे नहीं बचाया, मैं बचना ही नहीं चाहता, तो महात्मा गांधी मुझे बचाने वाले कौन होते हैं? एक और सवाल, तो क्या आपने भगत सिंह से पूछा नहीं कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन परिस्थितियों को बदलने के लिए? उन्होंने कहा कि आम जनता को जगाओ, उनको प्रेरित करो, उनको जागरूक करो, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। आम जनता से जुड़ो। फिर एक बात और उन्होंने मुझे बताई कि आपने जो भी करना होगा वो शांतिपूर्वक अहिंसा से करना, हिंसा से नहीं करना। मैंने बोला जी आपका तो रास्ता ये रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आज की तारीख में तुम लोग ऐसा करोगे तो आपके दल के जो आदमी हैं, जो आपकी गैंग के आदमी हैं, वो लोग सरकार किसी ना किसी कानून में फंसा के उनको जेल में डाल देगी और आपका पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी करना होगा शांति से करना, अहिंसा से करना, कानून के दायरे में रह के करना, संवैधानिक तरीके से करना। मैंने बोला जी ठीक, ऐसे करेंगे। ये जो सारी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की आप लोगों के साथ, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोग हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, या हमारा रास्ता जो आंदोलन करने का है वो सही है या गलत, या आपका कोई भी सुझाव हो तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, धन्यवाद।